उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का लगातार अपडेट हम आपको देते रहे हैं और इसी बीच दोहरीघाट नगर पंचायत में है और दोहरीघाट नगर पंचायत में मैं एक ऐसे प्रत्याशी के साथ हूं जो कहीं ना कहीं इस नगर में हर व्यक्ति उसको जानता है। आज मैं उनसे बात कराऊंगा और आपसे मिलवाऊंगा कि उनके मुख्य मुद्दे क्या हैं इस नगर पंचायत में, क्योंकि जनसंघ के जमाने से भाजपा के साथ जुड़ने के बाद भी इनको कहीं ना कहीं अंत समय में टिकट के लिए मनाही कर दी गई और टिकट किसी दूसरे को दे दिया गया। ये पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं और अपने चेयरमैन में रहते हुए इन्होंने कई सारे कार्य किए हैं। तो वहीं जनता के सवाल ये भी हैं कि उनसे कड़े सवाल पूछा जाए। तो तमाम सारी बातों के बीच आइए हम इनसे बात करना स्टार्ट करते हैं। नहीं, देखिए, बीच में हमारे साथ कुछ अप्रिय घटना घटी। मेरा एकलौता बेटा था और लोकप्रियता में हमारी ही तरह वह भी ज़्यादा उभाड़ पर था और उसकी दोहरीघाट में ही मुख्य चौक पर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद मुकदमा चला, लेकिन उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, इसलिए कि जो लोग थे हत्या कराने वाले वो लोग स्थानीय थे और कोई उनके खिलाफ मजबूत हमको सबूत नहीं मिला, ये गवाह नहीं मिला कि वो स्टैंड कर सके। यही कारण है कि वो हत्या केस दब गया। उसके बाद मेरी पत्नी भी हार्ट अटैक हुआ और एक्सपायर कर गई। मेरी बहू दूसरी जगह चली गई। एक मेरा पोता है जो हमारे साथ है, और चूँकि हमारा स्वभाव जन्म से ही रहा है अच्छे कार्यों में रुचि, सामाजिक कार्यों में रुचि, धार्मिक कार्यों में रुचि, इस नाते हम अब इन सामाजिक कार्यों को ही अपना करके अपना जीवन यापन करने लगा कि इसमें हम व्यस्त रहेंगे तो हमारी चिंता कम रहेगी। फिर लंबे समय से आप दोहरीघाट की राजनीति में आप हैं, क्या लगता है आपके कार्यकाल के बाद कुछ नगर में विकास देखने को मिला है अभी तक? पिछले वर्षों में तो हमको नहीं कुछ ऐसा नज़र आया जिससे इस दोहरीघाट के स्तर से देखा जाए, और एक तरीके से वो ब्रेक लग गया। अच्छा, हम भी 5 साल थे चेयरमैन, लेकिन उस समय स्थिति यह थी कि शासन से पैसे बहुत कम आते थे। पैसे कम आते थे तो कौन से समय में आप चेयरमैन थे और पैसा कम आता था? 89 से 90 तक। 90 तक। हाँ, हमारे साथ 1 लाख भाई बैठे हैं। अच्छा। ये उस समय सभासद थे। अच्छा। और वो कमेटी बहुमत की नहीं थी, लेकिन फिर भी सभी लोग मिलजुल करके जो भी निर्णय होता था करते थे और नगर का विकास करते थे। अभी भाजपा से जुड़ने के बाद अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं जीप का चुनाव चुन ले लिए हैं, क्या ऐसा हुआ कि आपको टिकट नहीं मिला? टिकट नहीं मिला ये तो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कि अब तक जो भी चुनावी प्रक्रिया शुरू होती थी उसमें स्थानीय लोगों को एक साथ बैठाया जाता था जो अपने कार्यकर्ता होते थे, और उसमें से जो छन करके नाम आता था वो नाम ऊपर भेजा जाता था जिसकी स्वीकृति मिलती थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाहे स्थानीय स्तर पर देख लिया जाए चाहे जिले स्तर पर, गुपचुप करके कमरे में बैठ करके जो निर्णय हुआ वही यहाँ से ऊपर तक गया और हमारी उपेक्षा हो गई। जबकि सरकार में भाजपा की जो सरकार है उसके तरफ से यह सख्त आदेश था कि चुनाव उसी व्यक्ति को लड़ाया जाए जो जीत सके। इसका ध्यान नहीं दिया गया और चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई जिससे हम मर्माहत थे। तब हमने यह कदम उठाया कि ऐसा है कि हम नहीं लड़ेंगे तो यहाँ के कार्यकर्ताओं में बिखराव होगा और सीटें नष्ट भी जा सकती है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री भी ऐसा सुनने में आया, आपको मनाने आए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आपकी पहुंच ऊपर तक है, लोग वहाँ भी आपको जानते हैं, लखनऊ में भी सब लोग ये महसूस कर रहे हैं कि कहीं कहीं कुछ त्रुटि हुई है, लेकिन अब आप बैठ जाइए
आपको कुछ स्थान हम दिलवाएंगे। बात आई गई, ख़त्म हो गई। लेकिन जब हमारे मुंह से निकल गया कि ठीक है हम आपकी बात मानेंगे, तो यहाँ चर्चा शुरू हो गई कि ये तो पैसा लेकर के बैठ गए, पैसा लेकर के बैठ गए, लंबी रकम ये भी पा गए, और लंबी रकम लेकर टिकट लिया, लंबी रकम दे करके बैठा दिया। जब चुनाव चिन्ह मिल चुका था उसके बाद की घटना है? ये उसके बाद की घटना है। फिर हमने कहा कि देखिए अब ये असमंजस की स्थिति डाल रहे हैं आप लोग, तो पर्चा भर दिया, सिंबल मिल गया, वापस नहीं हुआ, तो मतदाता तो भ्रमित हो जाएगा। जब भ्रमित हो जाएगा तो जो आप चाहते हैं वो भी नहीं होगा। और यहाँ कार्यकर्ताओं में इतना जोश उत्साह था, उन्होंने कहा कि नहीं, आपके अलावा कोई निकाल नहीं पाएगा, आप आज भी भाजपा के हैं और चुनाव जीतने के बाद भी भाजपा के ही रहेंगे, आप लड़िए। आज कहीं ना कहीं पार्टी के विरोध में आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आगे चल के पार्टी आपके खिलाफ कोई कदम उठाती है, फिर आपका क्या रुख रहेगा? देखिए अब तो हमारी अवस्था वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गई है। अब वो कदम उठाएगी तो हमारा समाज सेवा तो नहीं रोक देगी। जनहित के काम हम करते रहेंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे, इसीलिए कि यहीं की जनता ने हमको बहुत अच्छा सम्मान दिया, तब हम आज इस स्थिति में हैं। नगर के मुद्दों पे अब बात आते हैं। नगर में कई बार आपको नगर की जनता ने आपको मौका दिया, नगर में कौन से ऐसे काम आपको लगते हैं कि बाकी हैं और उसे अगर हम आते हैं अब की बार तो उस काम को करवाएंगे? देखिए हमने पहले ही कहा कि यह धार्मिक पौराणिक नगरी है, यहाँ सब कुछ था, पक्के घाट थे, शमशान घाट था, तो शमशान घाट मुक्तिधाम के रूप में बदल गया, लेकिन जो पक्के घाट थे वो सब कट के पानी में चले गए हैं और आज तक नहीं बन पाए हैं। हमारा यही एक उद्देश्य था कि जैसे द्वारी घाट हमको मिली थी प्रारंभ में, हम उस तरह से इसको विकसित कर दें कि यहाँ यह धार्मिक नगरी घोषित हो जाए, और जैसे वहाँ पर्यटक के रूप में लोग आते हैं, इस नगर में धार्मिक भावना से लगावें और यहाँ के वातावरण में उनको आनंद मिले, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, काम मिले। यहाँ एक शाही मस्जिद है, वह भी मतलब खतरे के ही निशान पर है, उसके बारे में भी चिंता थी कि हम इसको भी व्यवस्थित कर देंगे कि कटान से यह भी सुरक्षित हो जाए। यही सब चीज़ें थी, इसको लेकर के हम चुनाव लड़े कि अगर मौका मिलेगा तो हम इसका स्वरूप बदल देंगे। अगर आज के बाद कोई आएगा तो कहीं यही सोचेगा कि ये तो द्वारी घाट वही पुरानी द्वारी घाट है या कोई नई द्वारी घाट। तो दोहरी घाट में आपके मुद्दे कहीं ना कहीं हमको दिख रहे हैं कि जो आपके क्लियर मुद्दे हैं उस पर आप अगर जीतते हैं तो काम करते हैं, लेकिन दोहरी घाट में कुछ बातें निकल के आती हैं जो कि मैंने अन्य प्रत्याशियों से भी बात किया है, क्या उस पर आप काम करेंगे? जैसे बात निकल के आती है दोहरी घाट को अपराध मुक्त करने के लिए त्रिनेत्र यानी CCTV, ये सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि दोहरी घाट में एक व्यापार का हब माना जाता है, यहाँ पे व्यापारी हैं। दूसरी चीज़ निकल के आती है कि इस पूरे मार्केट में हम चले जाएँ तो कहीं भी एक शौचालय नहीं मिलेगा। ये दो चीज़ मुख्य निकल के आती है। साफ़ सफाई का मुद्दा निकल के आता है, नगर में घाट की व्यवस्था निकल के आती है। ये सारी चीज़ों पे आपका क्या रहेगा? ये इन सारी चीज़ों पर सरकार का फोकस है, सरकार धन भी दे रही है, तो CCTV कैमरा तो नितांत आवश्यक है, इसलिए कि अपराधी उसके नज़र से बच नहीं पाएगा। और पुराने चौराहों को नया स्वरूप देना, ये तो हमारे अंदर भगवान ने कुछ ऐसा गुण दिया है कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो खूबसूरती होनी चाहिए हम उसको प्रदान करते हैं। जितने भी काम किए हैं जाकर के अगर आप देखेंगे तो जितने भी मंदिर बने हैं, धर्मशाला है या मुक्तिधाम है, उसको कोई अलग से नक्शा बना के हमको नहीं दिया, हमने अपने बुद्धि विवेक से उस चीज़ का निर्माण किया, उसको स्वरूप प्रदान किया, जिसकी आज लोग प्रशंसा करते हैं। यानी आपका कहना है कि अगर हम जीत के आते तो ये सारी चीज़ें जरूर करेंगे, क्योंकि सरकार ये सब कर रही हैं। अब कड़े सवाल थोड़ा होंगे आपसे। विपक्षी से जब हमने बात किया और जो लोग बैठे हैं विपक्ष में, वो लोग कह रहे थे कि जब आप भी सत्ता में थे तो आपके सत्ता में भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार देखने को मिला है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए भ्रष्टाचार अब बढ़ गया है, हमारे समय में उतना भ्रष्टाचार नहीं विकसित था। और हमारे देखिए काम हम करने वाले थे,
और काम करेंगे और उसमें कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगावे, खराब माल मटेरियल लगाने का आरोप लगावे, तो उसका हम उसमें हमको अगर भ्रष्टाचारी होते तो हमको 3 बार यहाँ के लोग क्यों चुनते। और आगे भी हमारे सामने अगर आम जन से पूछेंगे तो उन लोगों के मन में है कि अच्छे आदमी हैं, एक मिलनसार व्यक्ति हैं, इनसे उम्मीद की जा सकती है कुशीनगर का विकास करेंगे। ये थे गुलाब चंद गुप्त जी को, जो कहीं ना कहीं नगर में इनको फिर से एक बार मौका मिलने के लिए जनता कह रही है। कई बार ये नगर की सेवा कर चुके हैं, इन्होंने तमाम मुद्दों पे बात की और कहीं ना कहीं इनका एक चीज़ कहना है कि जो विकास के मुद्दे हैं, जो वादे हैं, वो अगर मैं आता हूँ वो सारे वादे पूरे करके दिखाऊंगा, नगर में घाट होंगे और जो तमाम समस्या उनको दूर करने का काम करूंगा।